लेक्चर का 45 नंबर का वेब पार्ट की पहली क्लास हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा तो बैक टू बैक प्रत्येक क्लास अपलोड कर देंगे, और जो मैं पढ़ाऊँगा, जो मैं बता रहा हूँ, उसमें से 90 से 95% वही आएगा। इसलिए आप एक बार ध्यान से पढ़ना, और आप बार बार जब पढ़ोगे 3-4 बार फिर लोगे टॉपिक को, तो आपका 100% पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो एक बार देखो इधर, कृत्रिम गर्भधान, बधियाकरण और संकर प्रजनन। कृत्रिम गर्भधान किसे कहते हैं? कृत्रिम रूप से वीर्य एकत्र करके मदा के प्रजनन की गिरवा और गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से वीर्य डालना क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भधान कहलाता है। कृत्रिम योनि विधि सबसे अच्छी व वैज्ञानिक विधि है। सर्वप्रथम 1936 में गण वैज्ञानिक ने नर भेड़ से वीर्य इकट्ठा किया। 1948 में केसाउ और लेपोर्ड ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। भारत में 1780 में, भारत में कब? 1780 में लजारो स्पेलांजानी ने कुत्ते पर कृत्रिम योनि का प्रयोग किया। किस पर किया? कुत्तों पर कृत्रिम योनि का प्रयोग किया। किसने? लजारो। लजारो यानी लज्जा आ गई हमको तो कृत्रिम को देखकर, लजारो। ठीक है, स्पेलांजानी। भारत में कृत्रिम गर्भधान, अब देखो ये तो योनि है, इसके बाद में कृत्रिम गर्भधान। सर्वप्रथम गर्भधान 1939 में डॉक्टर संपत कुमारन ने किया। किस में किया? पैलेस डेयरी फार्म खाएं मैसूर। ये सब चीज़ मैंने गूगल पे सर्च की है। देखो आप गूगल पर आप जब सर्च करोगे तो एक 10 नवंबर 2020 डली हुई डेट की, उसको आप क्लिक करोगे तो ये पूरी डिटेल खुलेगी। ठीक है, मैंने जो ये आपको लिखा रहा हूँ। इसके बाद में अगली अपडेट है, मोस्ट पॉइंट है इसमें, वो है गिनी पिंग। गिनी पिंग, गिनी क्या है? अफ्रीका का देश है गिनी। वहाँ एक शुगर है, पिंग शुगर। वैज्ञानिक नाम है केविया पोर्सिलस। ये इसका क्या है? कृतंत, मतलब जिसके दांत, जैसे चूहा है तो उस परिवार का आता है ये प्रजाति, और इसको केवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केवी। अब इसके देखो यहाँ से चालू होते हैं। अब ये मैंने गूगल से ही अपलोड किए हैं। तो जगत जंतु, संघ रजुकी, वर्ग स्तनधारी, गण कृतंक, कुल केविडे, उपकुल केविने, वंश केविया। तो इसके बाद में अगला टॉपिक क्या है? देखो, वीर्य एकत्रण सप्ताह में 2 बार किया जाना चाहिए, और जो योनि है कृत्रिम योनि, वो जमीन के साथ 45 डिग्री कोण पर रखा जानी चाहिए। अब देखो मॉडल, कृत्रिम योनि के मॉडल क्या है? कृत्रिम योनि के मॉडल, अब जो सांड प्रजाति है उसमें डेनिश मॉडल, घोड़ों में मिसिसिपी मॉडल, शुगर में नॉर्वेजियन मॉडल। अब देखो ये देश है नॉर्वे, नॉर्वेजियन है वो। मिसिसिपी एक नदी का नाम है, और तो मिसिसिपी मॉडल है वो। डेनिश भाषा है तो डेनिश मॉडल है वो। तो इस प्रकार से मॉडल है। अगला देखो, कृत्रिम जानवरों की कृत्रिम योनि। कृत्रिम जो योनि होती है उसकी लंबाई और तापमान क्या रखा जाता है? अब कृत्रिम योनि और उसकी लंबाई और तापमान, अब देखो, सांड, कुत्ता, बकरा, सुअर, घोड़ा। मैंने कितने लिए? 5। 1 2 3 4 5। अब देखो सांड, अब देखो सांड 35 से 40 सेमी। इसके बाद में तापमान 39 से 41। ठीक है, 39 से 41 सांड का तापमान, किसकी? योनि का तापमान होता है। कुत्ते की योनि की लंबाई क्या होती है? 20 सेमी, 40 से 20। बकरी की 20 से सेमी होती है, 40 से 50 होती है। शुगर 12.5 सेमी होती है, 45 से 50 होती है। घोड़ा 54 सेमी होती है, 45 से 50। मतलब तापमान औसतन देखा जाए तो 45 से 50 बकरा, सुअर, घोड़ा, सांड और कुत्ते का 39-40, तो इसका 39 से 41 और इसका 40 से 42। ठीक है, अब देखो कृत्रिम गर्भधान क्या होता है? ये है, चित्र बना हुआ है गाय का, ये मनुष्य का हाथ है, गोदाम से डाला है। ये कृत्रिम यंत्र है, ये यहाँ पर इसको अपने यानी घोंटू से दबाकर छोड़ा जाता है कृत्रिम, ये वीर्य यहाँ पर छोड़ा जाता है। विभिन्न पशुओं में वीर्य संबंधित सूचना, अब देखो
पशु, वर्ग का रंग, औसत वीर्य मात्रा, औसत पीएच मान और फैक्टर्स की मात्रा। अब देखो सांड, सांड का जो वीर्य का रंग होता है वो दूधिया क्रीम जैसा होता है, घोड़े का होता है वो मटमैला सफ़ेद होता है, बकरा का कृमि होता है, सुअर का मटमैला सफ़ेद होता है, कुत्ते का मटमैला होता है और मुर्गे का मटमैला होता है। इसके बाद में औसत वीर्य मात्रा, इसमें 5 ml होती है, घोड़े में 70 ml होती है, बकरे में 1 ml होती है, सुअर में 250 ml होती है और कुत्ते में 2 से 10 ml होती है और मुर्गे में 0.5 से 1.5 ml होती है। अगर आपसे पूछी जाए कि औसत वीर्य मात्रा कितनी होती है, सबसे ज़्यादा किसमें है आपको पता है, वो है आपकी सुअर में 250 ml होती है, ठीक है। और औसत पीएच मान होता है, अब औसत पीएच मान लगभग 7 के समथिंग होता है, 6.8 सांड का। इसके बाद में घोड़े का 7.4, घोड़े का ज़्यादा है, घोड़े और शुगर का बराबर होता है। अब घोड़े का और शुगर का क्या होता है, बराबर होता है। बकरे का और सांड का बराबर होता है, बकरे का और सांड का क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद में कुत्ते का एक कम होता है, किससे, सांड से, और मुर्गे का फिक्स 7 होता है, ठीक है। अब देखो इसमें मात्रा है 100 में, अब ये 530 मात्रा, ये 2 मात्रा, इसकी 250, इसकी 13 और इसकी 0 मात्रा होती है, इसमें मात्रा नहीं होती है। अब देखो अगला है तरल नत्रजन। अब तरल नत्रजन क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तरल नत्रजन क्या है, देखो इसको कि इस गैस का मतलब, इस गैस का कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग लैंडेन ने 1958 में किया। यह गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। मतलब तरल नत्रजन क्या है, ये एक कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग लिए जाने वाली गैस है। क्या है, गैस। और वो कैसी गैस है, ना तो रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है, इसमें कोई वो नहीं है। ये कब, कौन से वैज्ञानिक ने किया गया था, लैंडे 1958 में। किसने, लैंडे ने 1958 में। अब देखो यहाँ पर भंडार, भंडार एवं परिवहन। तरल नत्रजन का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य उबाल बिंदु -195.8 डिग्री होता है। जमाव बिंदु 212 डिग्री सेल्सियस होता है। घनत्व 0.8083 होता है। 1 kg तरल में नाइट्रोजन होती है 1.22 लीटर नत्रजन। परमाणु भार 20.183। वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 79%। और कार्बन डाइऑक्साइड में वीर्य का भंडार होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, 79 डिग्री सेल्सियस पर। हीलियम में भी जो वीर्य का भंडार होता है वो -276 और 296 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कृत्रिम गर्भाधान में सबसे पहले फ्रोजन सीमन 1951, कृत्रिम जो गर्भाधान है सबसे पहले फ्रोजन सीमन 1951 का में प्रयोग किया गया था। अब देखो आगे, कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा। कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा, नर बछड़े, उम्र प्रशिक्षण 18 माह। मतलब जो नर बछड़ा है उसकी जो उम्र 18 माह हो जाती है तो उसमें कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा किया जाता है। वीर्य इकट्ठा करने का समय सुबह जल्दी के समय। किस ग्रेड का सीमन होना चाहिए, +++ सीमन होना चाहिए। सबसे पहले कृत्रिम योनि किसने बनाई, तो जी आमेंटा ने। किसने बनाई थी, जी आमेंटा। आमेंटा मतलब आमेंटा। कृत्रिम गर्भाधान डेयरी फार्म मैसूर। और कृत्रिम जो गर्भाधान है वो 75% क्या होता है, सक्सेस होता है। राजस्थान में प्रथम हिमीकृत बैंक यानी सीमांक बैंक बस्सी जयपुर। और प्रस्तावित है कहाँ है, प्रस्तावित जोधपुर में। शुक्राणुओं का भंडार करते समय सुक्रोज मिलाते हैं। और कृत्रिम विधि में शुक्राणुओं है बधियाकरण।
वृषण हटाना। बधियाकरण मतलब वृषण हटाना। बधियाकरण कितनी विधि होती है इसकी? 3 विधि होती हैं, खुली विधि, बंद विधि और रबड़ रिंग विधि। अब खुली विधि क्या है? मतलब खुली विधि में चीरा लगा के, पहले क्या है, गाँव में चीरा लगा के उसके दोनों वृषणों को हटाना, ठीक है। और बंद विधि क्या होती है? ब्रोडीजो और क्रेस्टे यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रबड़ रिंग विधि क्या होती है? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रेटेड रिंग डिस्पेंसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो, पहली है खुली विधि। कौन सी विधि? खुली विधि। अब खुली विधि में क्या होता है? चीरा लगाकर दोनों वृषणों को हटा देना। यह सर्जिकल विधि है। कौन सी विधि है? सर्जिकल विधि है। इसमें रक्त बहता है। क्या होता है इसमें? रक्त बहता है। पशुओं को काफी समय तक दर्द बना रहता है, ठीक है। इसके बाद में बंद विधि। कौन सी विधि? बंद विधि। बंद विधि क्या है? बोरोडीजो क्रिस्टेरेंटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बोरोडीजो क्रिस्टेरेटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नर पशु शुक्र कार्ड को नष्ट कर दिया जाता है। सबसे अच्छी विधि है रक्तहीन विधि है, मतलब इसमें रक्त नहीं बहता है। शीत ऋतु में 6 महीने के पशु को किया जाता है। और किस में किया जाता है? शीत ऋतु में 6 महीने के पशु को किया जाता है। इसके बाद में रबड़ रिंग विधि। इसमें इलेक्ट्रेटर या इलेक्ट्रेटर रिंग डिस्प्रेसर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? रिंग डिस्प्रेसर का प्रयोग किया जाता है। नर पशु के अंडकोश के ऊपर रबड़ का छल्ला लगा दिया जाता है। किसमें? नर पशु के अंडकोश के ऊपर, ठीक है। पशुओं को बधिया करने का समय। अब देखो, मोस्ट ऐसी चीज मोस्टें होती हैं, इनमें घुमा के क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम है इसको कौन ले रहा है? कर्मचारी चयन बोर्ड ले रहा है। तो ध्यान रखना कि कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करता है कि अब आपके फॉर्मों की संख्या 17.5-18 लाख फॉर्म पहुंच गए। तो 17-18 लाख जब फॉर्म पहुंच गए तो इन बच्चों को बाहर करने का उसका सबसे बड़ा तरीका होता है कि पेपर को एक सब्जेक्ट को इतनी हार्ड देता है कि बच्चे उसमें 40% ही नहीं बना पाएंगे। और वो पेपर कौन सा है? ये पेपर है। कौन सा? ये जो बैक पार्ट वाला है 45 नंबर का, इसमें 40% लाना है। और 40% लाना है मतलब 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 18 नंबर आने चाहिए। जब 18 नंबर आने चाहिए तो ये कैसे होगा? पेपर बहुत हार्ड आएगा। और पेपर इतना आएगा कि एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन घुसा देगा। टाइम की भी लेंदी पेपर आएगा, लेंदी भी कहते हैं जिसको, ठीक है। मैं आज फिर कह रहा हूँ आपसे, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, आपको लेंदी पेपर मिलेगा कर्मचारी चयन बोर्ड का, 1-2 पेपर को छोड़ के। अभी जूनियर अकाउंटेंट का हुआ है तो उसका इतना लेंदी पेपर है कि एक मतलब टाइम था 2.5 घंटे, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि कम से कम हमको 3 घंटे 4 घंटे का समय होना चाहिए था जब जाके पेपर होता। पेपर तो हो जाता है लेकिन वो लेंदी होता है। अब इसमें क्या करता है? गौवंश, भैंसवंश, भेड़, बकरी, सुअर ऐसे दे देता है, सबकी अलग अलग डेट दे देता है, मिलान कीजिए, ढूंढो पहला दूसरा, फिर नीचे और अलग प्रश्न छुपा हुआ होता है इसमें, ठीक है। अब देखो, गौवंश 1 वर्ष होता है, भैंस वंश का 1 वर्ष के बाद होता है। क्या उपयुक्त तो समय होता है? किसका? बधियाकृत करने का, मतलब इनका बधियाकरण करने का, ठीक है, वृषण हटाने का। इसके बाद में भेड़ का 28 दिन के बाद में, बकरी का 30 दिन के बाद में, सुअर का 7 से 9 सप्ताह बाद में, ठीक है। अगला क्या है? संकर प्रजनन। संकर प्रजनन किसे कहते हैं? देखो, प्रजनन प्रबंधन या पशु प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। निम्न शब्दावली का प्रयोग, जैसे यौवन आरंभ, मधचक्र, मधकाल, प्यूबर्टी। क्या कहते हैं इसको? प्यूबर्टी। अब मदा जननांगों में जब अंडाशय पूर्णतः विकसित हो जाता है तो उसे अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो मदा का यौवन आरंभ हो जाता है। इस यौवन अवस्था को ही क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। और मदा गर्भधारण योग्य हो जाती है। भारतीय गायों का लगभग 24 माह, संकर गायों का 18 माह, भैंसों का 30 माह और बकरियों का 12 माह और भेड़ों का 10 से
माह, मतलब इस समय ये क्या कर लेती हैं, अपना गर्भ धारण करने के योग्य हो जाती है। अगला क्या है, मध चक्र। क्या है, मध चक्र। मध चक्र 2 कालों के मध्य शारीरिक क्रियाओं की घटनाओं को मध चक्र कहते हैं। 2 कालों के मध्य शारीरिक क्रियाओं की घटनाओं को क्या कहते हैं, मध चक्र कहते हैं। यह अवस्था गर्भधारण कर भ्रूण की सुरक्षा एवं वातावरण उपलब्ध कराती है। कौन सी, मध चक्र। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध चक्र में से क्या महत्वपूर्ण है, तो क्या है ये, क्या क्यों महत्वपूर्ण है कि गर्भ धारण करते समय यह सुरक्षा और वातावरण उपलब्ध कराती है। मधकाल, कौन सा काल, मधकाल। मादा पशु, कौन सी, मादा पशु और नर पशुओं के समूह करने के इच्छुक होती हैं, इसे मधकाल कहते हैं। इस काल में ताव, गर्मी और पाली आना कहते हैं। मतलब जब मधकाल होता है तब मादा पशुओं में ताव, गर्मी और पाल आना कहते हैं। पहचानने का समय सुबह और सायंकाल निरीक्षण करना। अब देखो इसमें नोट बता के बताया है कि झुंड में रहने वाले पशुओं के लिए नसबंदी किए जाने वाले साँड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम टीजर बुल कहते हैं। क्या कहते हैं, टीजर बुल। मोस्ट पॉइंट है, टीजर बुल किसे कहते हैं, तो टीजर बुल झुंड में रहने वाले पशुओं के लिए नसबंदी किए गए साँड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम टीजर बुल कहते हैं। अगला देखो, मदा पशुओं की प्रजनन संबंधित जानकारी। अब मदा जो पशु हैं उनके प्रजनन संबंधित जानकारी क्या है। पशु प्रथम बार प्रजनन की आयु, मदा चक्र की अवधि, मदा काल की अवधि, प्रजनन की उचित समय और गर्भकाल के दिन। अब एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कौन से आएगा, गर्भकाल के दिन, और मैं एक क्लास अलग से लेके आऊँगा गर्भकाल के दिन की, क्योंकि इसमें जो गर्भकाल है इसमें 281 जितने भी जानवर हैं सभी जानवरों के मैं गर्भकाल की सर्च कर करके सभी का डेट लेके आऊँगा। क्योंकि मैं सर्च इसलिए कर रहा हूँ कि कल को कोई बात आए तो प्रूफ देखना जा रहा हूँ, तो ऑथोरेटिक बुक भी देखूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। अब देखो गाय, गाय का जो प्रथम बार प्रजनन की आयु होती है वो कितनी होती है, 36 से 40 माह होती है, और संकर गाय की होती है 22 माह। भैंस की होती है 36 से 42 माह, बकरी की होती है 15 से 19 माह, और भेड़ की होती है 12 से 18 माह। क्या है, प्रजनन की आयु। अब मध चक्र की आयु 21 दिन होता है, 21 दिन होता है, 21 दिन होता है, लेकिन भेड़ का होता है 16.5 दिन होता है। मधकाल की अवधि, अब मधकाल की अवधि कितनी टाइम तक रहती है गायों की, तो 10 से 24 घंटे के मध्य गायों में मधकाल की अवधि। भैंस में 12 से 36 घंटे, बकरी में 1 से 2 दिन रहता है, और भेड़ में भी 1 से 1.5 दिन तक रहता है। क्या, मधकाल। प्रजनन का उचित समय क्या है, प्रजनन का उचित समय इसमें मधकाल के अंतिम 8 घंटे तक, मतलब जो मधकाल आ रहा है उसके अंतिम 8 घंटे तक इस प्रजनन का उचित समय है। अब जैसे अब ये 24 घंटे, 24 घंटे से 8 कम, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, आप याद रखना, ठीक है। ये कैसे भी क्वेश्चन बन के आए, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें से बनेगा। अगला है मधकाल के अंतिम 8 घंटे, फिर इसमें भी मधकाल के अंतिम 8 घंटे, लेकिन भीड़ में मधकाल के अंतिम 18 घंटे, ठीक है। इनका गर्भकाल का दिन का समय होता है 281 दिन गाय का, भैंस का 310 होता है, बकरी का 151 दिन होता है, और भेड़ का 147 दिन होता है, ठीक है सर। इसके बाद में मधकाल की पहचान। अब मधकाल की पहचान क्या है, अब आपको पता होगा कि मधकाल की पहचान, गाय बार बार पेशाब जाना, गाय मतलब उत्तेजित होना। इसके बाद में और भी है, जैसे बच्चों को पास नहीं आने देना, दूध उत्पादन कम हो जाना, गर्भाशय द्वार खुल जाना, एक स्थान पर नहीं ठहरती रहती है, आँखों की विशेष चमक, गुप्तांग थोड़ा सा फूल जाना, पूँछ को उठाती रहती है, योनि से तरल पदार्थ निकलता रहता है, पशु रम्यता यानी आवाज़ करता रहता है, मादा पशु मुड़ मुड़ कर पीछे देखती है, नर पशुओं पर चढ़ने लगती है, बार बार पेशाब आने लगता है,
खाना पीना छोड़ देती है, बेचैनी और उत्तेजित होती है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो मध्यकाल की पहचान जो मैंने आपको बताई ये है। अब है नर जननांग तंत्र। प्रथम अंग, द्वितीय अंग और सहायक अंग क्या है नर जनन तंत्र के। अब देखो इसमें वृषण प्रथम अंग, एक क्वेश्चन यहाँ से भी दे, इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट मोस्ट और ये भी मोस्ट है। ठीक है, ये भी मोस्ट है, मैंने हल बताया है, और ये भी मोस्ट है। प्रथम अंग कौन सा है वृषण। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सहायक अंग नहीं है तो आप बता दोगे, आपको याद होगा तो प्रथम अंग कौन सा है वृषण, द्वितीय अंग कौन सा है अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रशाय और शिशन। ठीक है, सहायक लैंगिक अंग कौन से हैं शुक्रशाय यानी पूरे अस्त ग्रंथि और कंद मूलीपत ग्रंथि, और कौन सी है कंद मूलीपत ग्रंथि। बना हुआ है, इस चित्र को गौर से देखो, इसमें ये चित्र बना हुआ है, इसमें मैंने क्रम संख्या डाल रखी है 1 2 ऐसे क्रम संख्या डाल रखी है। अब देखो इसमें इस जगह पे क्या होता है वृषण कोश होता है। क्या होता है इस जगह पे वृषण कोश होता है। इसके इस जगह पे क्या होता है वृषण रजक होता है। ठीक है, इसके इस जगह पे क्या होता है वृषण होता है। इसके इस जगह पे क्या होता है, ये जो है ये जो बने हुए हैं ये क्या है अधिवृषण। क्या है अधिवृषण। और जो शुक्र ये क्या है इसकी शुक्रवाहिनी, क्या है इसकी शुक्रवाहिनी। ठीक है, इसके बाद में शुक्राशय क्या है इसका, ये शुक्राशय है। ठीक है, इसके बाद में ये प्रशस्त ग्रंथि है, कौन सी है प्रशस्त ग्रंथि। ठीक है, प्रशस्त ग्रंथि। इसके बाद में कंद मलिपथ। अब कंद मलिपथ कहाँ है इसका, अब कंद मलिपथ इस जगह पे है इसका। ठीक है, इसके बाद में मूत्राशय। अब मूत्राशय कहाँ है इसका, ये आपका मूत्राशय आ जाता है 9वें नंबर पर। 9वां नंबर कहाँ है इसमें, ये रहा मूत्राशय। अब है शिशन। शिशन कहाँ है इसमें, ये शिशन है। इसके बाद में शिशन मुंड, ये रहा। इसके बाद में शिशन गृच्छदन, ये शिशन गृच्छदन है। ठीक है, इसके बाद में अंकुचित पेशी, और अंकुचित पेशी कौन सी है, ये अंकुचित पेशी है। और सिंगमाइंडन आनमन, ये सिंगमाइंडन आयमन है। इसके बाद में ये क्या है मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी है। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ बना हुआ है, इसको आप गौर से देख लेना। ये देखो आपके बने हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में अगला है मादा जनन तंत्र। अब देखो जो पशु से संबंधित आ रहा है तो पशु की ये चीज़ तो आपको आएगी, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन तो आएगा यहाँ से कैसे भी आए। क्यों आएगा, क्योंकि आप पशु से संबंधित क्वेश्चन मतलब पेपर देने जा रहे हो तो पशु से संबंधित चीज तो आएगी। अगला देखो मदा जनन तंत्र, प्रथम अंग और द्वितीय अंग। प्रथम अंग में अंडाशय अथवा डिम्ब ग्रंथियाँ, और द्वितीय अंग में डिम्ब वाहिनी, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा, योनि और भग। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है इसका योनि का, इसमें ये सब चीज़ है, मैंने ये चित्र बना दिया है। देखो इसमें पहले नंबर पे क्या है भग, ये भग है आपका। ऐसे दूसरे नंबर पे जो बना हुआ है ये क्या है, ये है भग से। इसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे ये बना हुआ है मूत्र मार्ग। चौथे नंबर पे ये जो बना हुआ है ये है योनि छिद्रक। इसके बाद में पांचवें नंबर पे क्या है योनि। ठीक है, ये योनि बनी हुई है। इसके बाद में योनि के बाद में और छठे नंबर पे क्या बना हुआ है गर्भाशय ग्रीवा, ये गर्भाशय ग्रीवा है। सातवें नंबर पे ये बना हुआ है ये गर्भाशय। इसके नंबर आठवें नंबर पे जो ये बना हुआ है ये गर्भाशय श्रृंग। 9वें नंबर पे बना हुआ है अंडवाहिनी। 10वें नंबर पे जो ये बना हुआ है निकाय कीप, और 11वें नंबर पे बना हुआ है ये क्या है अंडाशय। ठीक है, ये है। तो आगे जो प्रोसेसिंग में आपको कल बताऊंगा, जैसे अगला है डिम्ब ग्रंथियाँ और भी हैं, तो इस प्रकार से मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज यहाँ तक ही आपको है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कीजिए। मैं आपको पूरी वे पार्ट है आपका
पूरा वे पार्ट 45 नंबर का टारगेट मैं आपको पूरा करवाऊँगा।